हाँ जी, नमस्कार। एक नया चैप्टर आपका स्टडी मटेरियल का करने वाले हैं, एडवांस टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस। नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जामिन द टीडीएस implications अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस मेंशन्ड हेयर अंडर। 1 अक्टूबर 2020 को मिस्टर हरीश made a 6 months fixed deposit of 10 lakh rupees at 9% per annum with ABC Cooperative Bank. The fixed deposit matures on 31st March of 2021. तो इस केस में जो है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट पर। 10 लाख का 9% होता है 90,000। 90,000 हुआ एक साल का, तो 6 महीने का 45,000। तो 45,000 जो है उस केस में, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा है, इसलिए जो है 7.5% पर टीडीएस कटेगा। हालांकि वैसे तो 10% की रेट है, पर कोविड के चलते जो है 7.5% हो गई है। जो भी रेट है उसे 75% से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 45,000 पर जो है टीडीएस कटेगा 3375 का। ठीक है, ऐसा हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 जून 2020 को मिस्टर गणेश मिस्टर गणेश ने जो है 3 9 मंथ्स की एफडी कराई है। 9 महीने की 3 एफडी कराई है, 3 लाख रुपए ईच, कैरिंग इंटरेस्ट एट 9% विथ द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच। रोहिणी में मैं रहता हूँ। अ बैंक विच हैज़ अडॉप्टेड सीबीएस। ये सीबीएस क्या होता है? सीबीएस जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। कोर बैंकिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं। पहले क्या होता था, बैंकिंग की ब्रांचेज होती थी। ब्रांचेज में होता था कि इस ब्रांच की ट्रांजैक्शन जो है वो इसी ब्रांच में रिकॉर्ड होती है, इसके सर्वर पर, लोकल सर्वर। इस ब्रांच का जो है वो इधर रिकॉर्ड होगा, इसका इधर रिकॉर्ड होगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और डे एंड जो है वो सारा जो है कंपाइल होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या कहता है, जिसमें कि सारी चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड रहती है। बैक एंड पर सर्वर जो है कनेक्टेड रहते हैं। इवन ब्रांच का सर्वर भी नहीं होता, सर्वर सेंट्रलाइज्ड होता है और उस सर्वर से आप फेच करते हैं अपनी डिटेल। तो वो सीबीएस की फैसिलिटी अडॉप्ट करी हुई है और फिक्स डिपॉजिट जो है मेच्योर हो रही है 28 फरवरी 2021। अगर आपने सीबीएस की फैसिलिटी ली है तो जाहिर सी बात है आपने इस ब्रांच में या इस ब्रांच में जो एफडी कराई है और इसमें जो कराई है वो तीनों की डिटेल एक साथ आपको मिल जाएगी। तो क्या तीनों का जो टोटल है 3 लाख 3 लाख 3 लाख, टोटल हुआ 9 लाख रुपए। तो 9 लाख पर 9% का इंटरेस्ट अगर हम लगाएंगे तो आएगा करीब करीब 81,000। और अगर 1 जून से लगाएंगे तो अप्रैल और मई नहीं आया तो 10 महीने का आपको निकालना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इवन फरवरी तक का निकालना पड़ेगा। तो आपका हो गया, ये 9 महीने हो गए। 9 महीने का निकालना पड़ेगा तो कितना बनकर निकलेगा वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, 9%, 9/12। हमने भी वही किया, 9/12। और 9 लाख को 9% से करा तो वो भी आ गया। 9 लाख को 9% से करा तो वो भी आ गया। तो ऐसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद एग्रीगेट इंटरेस्ट बन रहा है 60,750। और क्योंकि 40,000 की लिमिट से ज़्यादा है, इसीलिए आप यहाँ पर 7.5% का टीडीएस काटेंगे और जमा कराएंगे। बैंक काटेगा और जमा कराएगा आपके बिहाफ पर। आपको 26 से इसमें स्टेटमेंट में मिल जाएगा कि मेरा टीडीएस इतना कटा है। 1 अक्टूबर 2020 मिस्टर राजेश स्टार्टेड अ 6 months रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹2 लाख पर मंथ। ये आरडी क्या होती है आपको समझाते हैं। आओ समझाएं आरडी का फंडा। ये तकिया कलाम बन गया है मेरा। रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में आप एक साथ पैसा डालते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने डालते हैं और जो यहाँ पर आप डालेंगे पैसा उस पर इंटरेस्ट इसी महीने से शुरू हो जाएगा। उस पर इंटरेस्ट इसी महीने से शुरू हो जाएगा। जो नेक्स्ट मंथ डालेंगे पैसा उस पर इंटरेस्ट यहाँ शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ पर यहाँ शुरू हो जाएगा, और ऐसे जो है आपका चलते रहेगा। तो देख रहे हैं, इस पर 12 महीने का मिल रहा है, इस पर 11 महीने का, इस पर 10 महीने का, 9 महीने का, ऐसे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो ऐसे जो है ये चीज़ें चलती है। 2 लाख की इन्होंने कराई है, 8% का इंटरेस्ट है, पीक्यूआर बैंक के साथ कराई है। 31 मार्च को मेच्योर हो रही है और 1 अक्टूबर से करना शुरू किया है, तो 6 महीने के लिए कराया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो, और कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि 28,000 रुपये आया है।
अब कई लोग पूछेंगे 28,000 आया कैसे। देखिए आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 लाख पर जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 8% की रेट पर 6 महीने का, फिर अगले 2 लाख पर करना पड़ेगा 5 महीने का, फिर अगले 2 लाख पर करना पड़ेगा आपको 4 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बन जाएंगे। ठीक, अगर मैं 2 लाख को यहाँ कॉमन ले लूँ, 8% को कॉमन ले लूँ और ब्रैकेट में डाल दूँ 6/12 प्लस 5/12, एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं, मैथमेटिक्स हमें भी आती है। तो 6 + 5 छोड़ो, 6 है, 5 + 1 6, 12, 4 + 2 6, 18, 18 और 3 21। तो ये हो गया, ठीक है ना। 2 लाख का 8% कितना होगा, 16,000, 21/12। अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो ये 3 आएगा और ये 4,000 आएगा, ये 7 आएगा, 7 4 28, 28,000 आ गया इंटरेस्ट। और ये यहाँ पर कैलकुलेट करा हुआ है 28,000 आंसर में। तो क्योंकि ये 40,000 रुपये से कम है, इसके लिए यहाँ पे TDS नहीं कटेगा। सेकेंड आ रही है इलस्ट्रेशन आपकी, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ABC लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट टू X हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। और ये पेमेंट करी गई है 30,000 से नीचे की TDS नहीं काटना, 25,000 की नहीं काटना, 28,000 है नहीं काटना। 1 मार्च 21 को इन्होंने एक और पेमेंट करी 30,000 की ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो 20 25 कितना हुआ, 45 45 और 20 कितना हुआ, 65 65 और 8,000 कितना हुआ, 73 73 और फिर 30,000 और हो गया, तो 1 लाख से क्रॉस हो गया। अगर पूरे साल की पेमेंट 1 लाख से एक्सीड कर रही है, तो जब एक्सीड कर रही होगी ना, यानी जो ये लास्ट के 30,000 पे करोगे ना, इस टाइम आप पूरी टोटल अमाउंट पर TDS काटोगे। क्योंकि पेमेंट इंडिविजुअल को हो रही है इसलिए 1% का TDS कटेगा। तो वो कितना निकल कर आता है वो आप देखेंगे, 1%। क्योंकि कोविड है तो कोविड के चलते जो है रेट को कम कर दिया गया है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि 0.75% पर आप TDS काट सकते हैं। कोविड के चलते इसको कम कर दिया गया है। और क्योंकि TDS मार्च के महीने में कटेगा, क्योंकि 1 मार्च को जो पेमेंट हो रही है उससे 1 लाख एक्सीड हो रहे हैं, टोटल जो साल में पे करा गया वो 1 लाख बन रही हैं, तो इसलिए आप मार्च में TDS काटेंगे। और 14 मई से लेकर 31 मार्च में जब भी TDS कटेगा तो वो 75% रेट से मल्टीप्लाई होकर कटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1% की रेट है, बट कोविड के चलते जो है 0.75% रेट हो गई है, तो उस पर जो है यहाँ पर आपको काटना पड़ेगा। जो बनकर निकलेगा 773, 30,000 से आप TDS माइनस करेंगे टोटल अमाउंट पर जो बना, और बैलेंस अमाउंट बंदे को पे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए जो भी मैं आपको इलस्ट्रेशन कराता हूँ इसके बाद आपका भी फ़र्ज़ है कि आप मेरे भरोसे ना बैठें। मैं हमेशा बोलते जाऊँगा बोलते जाऊँगा बोलते जाऊँगा। ये 11th और 12th क्लास नहीं है, 10th 12th या कॉलेज नहीं है जहाँ पे टीचर ने जो पढ़ाया और जो एग्ज़ाम में आया उसको थोड़ा सा देख लिया और पेपर निकल गए। नहीं, मैंने डिस्कस करा है तो इसलिए करा है ताकि जब आप दोबारा से पढ़ें इसको बिना किसी की मदद से पढ़ें, तो क्योंकि आपने पहले लेक्चर्स देख लिए, थोड़ा सा आपको आइडिया है, चीज़ें समझ ली, नोट्स बना लिए, रिवीजन कर ली, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आप ब्लैंक ना हो जाएं, आपको चीज़ें पहले से पता हो। पर सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, नए सिरे से सोचना पड़ेगा, ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है, स्टडी मटेरियल को रीड करना पड़ेगा, कोई गूगल पर सर्च करके चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, पास्ट ईयर के पेपर देखने पड़ेंगे, CMA या CS इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है वो भी चेक कर लेना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस सेम है। इतनी सारी मेहनत आप करोगे तब आप जो है क्लियर कर पाओगे, एग्जामिनेशन ला पाओगे। तो वो तो फैक्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। मटेरियल तो सिर्फ आपको ये देने के लिए दिया है कि चलो ये कोर्स का स्ट्रक्चर है, ये सिलेबस है, इसके विदिन ही पूछा जाएगा, पर उससे क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, अलग अलग जगहों से जो है प्रैक्टिस करनी होगी। सर्टेन कंसेशंस आर ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैश पेमेंट अंडर सेक्शन 40A
सब सेक्शन 3 एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C। ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को कंसेशन दिया हुआ है, बताइए दिया है कि नहीं दिया। देखिए यहाँ तो आपको पता है, अगर पैन नंबर दे दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल वगैरह ना हो। और यहाँ पर जो है 35,000 रुपये तक की जो है कैश पेमेंट भी करी जा सकती है, बाकी सबके लिए 10,000 रुपये था। तो ये बेनिफिट दिया, वो बेनिफिट आपको लिख कर आने थे, 35,000 रुपये वाला और टीडीएस रेट वाला। डिडक्शन की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने पैन फर्निश कर दिया है, 10 से उनके पास ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है पूरे टाइम में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो डेफिनेटली बिजनेस कर रहे हैं गुड्स कैरेज का, रेंट पर देने का। Illustration number 4. Examine the applicability of the provisions of TDS under section 194DA। ये DA किसका होता है? 194DA लाइफ इंश्योरेंस। 194DA किसका होता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। डेथ पर मेच्योर होगी, कोई TDS नहीं है। मिस्टर एक्स जो है एक रेजिडेंट है, उन्हें 4.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं 31 मार्च 2021 को टुवर्ड्स द मेच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIC पॉलिसी टेकन ऑन 1 April of 2018 for which the sum assured is 4 lakh rupees and annual premium is 1,25,000 rupees। तो सम एश्योर्ड का जो है अगर आप 10% से ज़्यादा की पेमेंट कर रही हैं तो उस केस में आपको जो है मेच्योरिटी के टाइम एग्जिबिशन नहीं मिलेगी, और इस केस में जो है आपको TDS काटना होगा, जिसकी रेट है 5%। कोविड के चलते जो है इसको 3.75% कर दिया गया है। तो आप जब TDS काटेंगे तो जो भी आपको पैसे मिले उसमें से आप माइनस करेंगे, इतना तो मैंने प्रीमियम पे करा था, और जो बैलेंस पोर्शन है वो आपकी इनकम है एक तरह से, और उस पर जो है आप TDS काट कर देंगे। ये भी मैंने आपको कराया था, एग्जाम्पल भी यहाँ पर डिस्कस हो गया है, बाकी रीडिंग तो आपको सेल्फ स्टडी से करनी ही है दोबारा। मिस्टर वाई एक रेजिडेंट है, इज ड्यू टू रिसीव 3.25 lakhs ऑन 31 मार्च 2021 ऑन LIC पॉलिसी टेकन ऑन 31 मार्च 2012। तो इन्होंने 1/4/2012 से पॉलिसी ली थी, सम एश्योर्ड था 3 लाख, पेमेंट करी गई है प्रीमियम की 30,100 एवरी ईयर। तो पहले 20% तक डाल सकते थे, बाद में इसको 10% करा गया। तो पहले तो 20% था और आपने 20% की लिमिट में डाला है, तो जब पॉलिसी मेच्योर होगी तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी और उस पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। और ये चीज़ें मैंने कहाँ डिस्कस करी थी आपसे, मैंने आपसे जो है 80C की डिडक्शन जब कर रहे थे तब ये डिस्कशन किया था, और वो देखो TDS के चैप्टर में कैसे काम आ रहा है। देयरफॉर इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि आप जो है पुराने प्रोविजंस को बार बार रिवाइज करें और उसके लिंक बिठाएं कि वहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, क्यों है, उन चीज़ों को बारीकी से पढ़ें। जैसे की मैन इंश्योरेंस आ रहा है तो की मैन क्या होता है, यहाँ पर ये प्रोविज़न है, यहाँ पर ये प्रोविज़न है, लिंक करें। TDS है, TDS में कोई बात करी गई है, PDB में कोई बात करी गई, लिंक करें। अच्छा ऐसे होगा पूरा मैकेनिज्म। तो आपको कहीं ना कहीं जो दिमाग अब चलाना शुरू करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। पास आपको होना है तो मेहनत आपको करनी है। ये सोचना है कि मुझे किसने नहीं पढ़ाया तो मैं कैसे पढ़ूं, कैसे पास हूँ, वो वाली आपकी सोच होनी चाहिए। भले आपने क्लासेस ली हो, कोचिंग ली हो, भले आपको गाइड मिली हो, भले आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हुए हों, भले आपको समरी नोट्स दिए हो ताकि आपका जो है पढ़ाई में जब आप उसको रीड करें तो चीज़ें आसान हो जाए। बट जब आप एक्चुअली में पढ़ने बैठे खुद से लेक्चर्स होने के बाद, तो ऐसे सोचें जैसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे खुद से ही पढ़ना है। फ़ायदा ये मिलेगा कि जब खुद से पढ़ने बैठेंगे तो आपको समरी नोट्स और जो आपने पहले चीज़ें सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, उससे आपको चीज़ें जो है जल्दी क्रैक हो जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे खुद से पढ़ोगे, ब्लैंक नहीं हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। बट पढ़ना वैसे ही है कि जैसे मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं खुद से पढ़ रहा हूँ वो सोचकर आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। मिस्टर जेड एक रेजिडेंट है, इज ड्यू टू रिसीव 95,000 ऑन 1 अगस्त 2020 टुवर्ड्स द मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIC पॉलिसी taken on 1 August 2014 for which the sum assured is 90,000 and the annual premium was 10,000। तो 10% से ज़्यादा का प्रीमियम जा रहा है। ये रेजिडेंट है, 95,000 का मेच्योरिटी का इनको पैसा मिल रहा है, सम एश्योर्ड 90,000 था, 10,000 रुपये का इन्होंने प्रीमियम दिया। तो कितना प्रीमियम इन्होंने दे दिया बताइए आप मुझे, बताइए कितना प्रीमियम इन्होंने दे दिया। प्रीमियम इन्होंने कितना भी दिया हो, बट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर नहीं है जो पैसा इनको मिल रहा है तो उस केस में TDS कटेगा ही नहीं। देख लीजिए आप, जो भी इनको पैसा मिल रहा है, पेमेंट जो हो रही है, अगर ये 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तब तो TDS कटेगा, नहीं तो TDS कटेगा ही नहीं।
भले आपने प्रीमियम ज़्यादा क्यों ना दे दिया हो। अगर कटेगा तो भी आप उसमें माइनस कर लेंगे, जो पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो वो माइनस कर लोगे प्रीमियम पेड, और बैलेंस पोर्शन पर ही TDS काटोगे। इलस्ट्रेशन 5, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ TDS ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में आते हैं गेम खेलने के लिए, साथ में अपना एक आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश करने के लिए दे देते हैं, उसके बदले इनको 25,000 रुपये मिलते हैं। इस केस में जो नॉन रेजिडेंट का केस है इसमें 20% की रेट थी, और आपको पता होगा इसमें सेस भी कटता है। ये 194E है, और 194E सेक्शन में आपको सेक्शन नंबर बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो पेमेंट करेगी उस पर आप 20% प्लस 20% का 4% करोगे तो 0.8% आएगा, तो 20.8% बन गया आपका सेस के साथ 5,200 इसका TDS कटेगा, इसका TDS कटेगा। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन हर चीज़ पे बन सकता है, 194E पे बन सकता है, F पे बन सकता है, सब पर बन सकता है। इन्होंने सब पर क्वेश्चन नहीं दिए, पर कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कैसे सेम ही सेम चले जा रहा है कि एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो TDS काट कर पेमेंट करनी होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है मून TV, अ टेलीविजन चैनल, मेड अ पेमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज़ टू अ प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द चैनल। अब यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए तो दे रहे हैं आपको, पर आपको जो काम करना है यहाँ पर वो आपको जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करना है कि जो मैं बोलूँगा वैसा आपको कंटेंट बनाकर देना है। तो इस केस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया 194C, तो कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मून TV को। क्या उसमें 194C में टैक्स देना होगा? बिल्कुल देना होगा। पेमेंट कितनी है? 50 लाख रुपए की है, तो 50 लाख रुपए पे TDS कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। बस यही बताना है कितना कटेगा वो आप देख लीजिए। मून TV ने जो है प्रोडक्शन हाउस को दिया वो इंडिविजुअल है या कोई और है, वो आपको देखना पड़ेगा 1% या 2%, और 75% से मल्टीप्लाई कर आपको जो है देना होगा। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा यही पूछा था कि देना होगा या नहीं देना होगा, प्लस यहाँ पर यही पूछा है एग्जामिन वेदर द प्रोविजन ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194C वुड बी अट्रैक्टेड if the payment is made by the Moon TV for acquisition of telecasting rights। आप एक्वायर कर रहे हैं तो उसके इसमें 194C में कवर नहीं होगा, उसमें तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं। बट अगर आप अपने हिसाब से कुछ बना रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो 194C में कवर होगा। ठीक है, अब आया आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहती है मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर as well as his rural agriculture land for a consideration of 60 lakhs and 15 lakh rupees respectively। यहाँ पर जो एक बार 194IA सेक्शन को याद करते हैं। आप अगर अपनी इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर तो उस केस में सेक्शन 194IA लगता है, जिसमें कहते हैं आपकी पेमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो TDS कटेगा, और उसकी रेट है 1%, कोविड में है 0.75%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर तो कोई भी TDS नहीं कटेगा और कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं होगा, पर जो 60 लाख है उस पर TDS कहीं ना कहीं कटेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये इन्होंने 1 अगस्त को ट्रांसफ़र करा है। ही परचेज द हाउस प्रॉपर्टी एंड द लैंड इन द ईयर 2019 फॉर 40 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र 1 अगस्त 2020 को 85 लाख रुपीज़ एंड 20 लाख रिस्पेक्टिवली। दो प्रॉपर्टी है, दोनों का दे रखा है बेंगलोर रूरल एग्रीकल्चर लैंड का। यहाँ पर आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस बतानी है और TDS की इम्प्लीकेशंस भी बतानी है, यानी आपको दोनों इम्प्लीकेशन बतानी है कि कैपिटल गेन कितना लगेगा, और साथ में आपको ये बताना है कि इसमें TDS किसको कितना काटना होगा। तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रोविजंस की क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। मिस्टर एक्स ने जो है बेच दिया है अपना हाउस बेंगलोर का और दूसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड ना ही कैपिटल एसेट है, इस पर ना ही कैपिटल गेन निकलेगा पहली बात, ना ही TDS कटेगा। बात करते हैं बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी की। 60 लाख रुपए में जो है मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा। इन्होंने खरीदा था 2019 में 40 लाख रुपीज़ का, तो इनको जो है 2 साल नहीं हुए, इसलिए जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना निकलेगा? जो इनकी सेल कंसिडरेशन है 60 लाख की, ये 60 लाख को ही सेल कंसिडरेशन मान सकते हैं, पर अगर इससे मैं 110% से मल्टीप्लाई करूँ और उससे भी ज़्यादा मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाए, जो इस केस में 85 लाख रुपीज़ आ रही है, तो मुझे सेक्शन 50C में जब मैं कैपिटल गेन निकालता हूँ मुझे 85 लाख को अपना फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानना पड़ेगा, जिसमें से मैंने प्रॉपर्टी 40 लाख की खरीदी तो 40 लाख माइनस करूँगा तो मेरे पास 45 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। शॉर्ट टर्म इसलिए है क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से ज़्यादा 24 महीने से ज़्यादा नहीं है। ये हुआ एक्स के लिए। बात करते हैं मिस्टर वाई की। वाई के केस में क्या होगा?
वाई को तो प्रॉपर्टी मिली है, उसने खरीदी है, और कितने रुपए दिए, 60 लाख रुपए दिए, पर उन्हें कितने की वैल्यू मिल गई, 85 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ भी इनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट है, प्लस सेल कंसिडरेशन यानी कि जो परचेज उन्होंने करा उससे मैं 110% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा बन रही है, यानी कि मुझे 85 लाख का बेनिफिट मिला है। तो उस केस में जो बैलेंस 25 लाख होगा मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट होगा। अब जब फ्यूचर में बेचूंगा तो अपनी कॉस्ट को मैं 85 लाख मान सकता हूँ। एग्रीकल्चर लैंड डेफिनेटली उसके लिए जो है कोई भी प्रोविजन नहीं है और वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टीडीएस की बात करते हैं तो सिर्फ जो वाई हैं जो परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के टाइम वो पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने से पहले क्योंकि वैल्यू 50 लाख से ऊपर है अर्बन वाली लैंड की, तो वहाँ पर वो 1% का टीडीएस काटेंगे, बट कोविड पीरियड में 0.75% का काटेंगे 60 लाख रुपीज़ पर। भले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख रुपीज़ है, बट टीडीएस हमेशा पेमेंट वाली अमाउंट पर कटता है। तो पेमेंट अगर 60 लाख की कर रहे हो तो टीडीएस उसी पर कटेगा। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, टीडीएस का कॉन्सेप्ट पेमेंट से जुड़ा हुआ है। 60 लाख की पेमेंट कर रहे हो तो उस पर जो है टीडीएस कटेगा, वो इन्होंने काटा है, इन्हें काटना चाहिए। इलस्ट्रेशन 8, मिस्टर एक्स एक सैलरीड इंडिविजुअल है, रेंट पे करते हैं 55,000 पर मंथ का टू मिस्टर वाई, जून 20 से पे कर रहे हैं, क्या उन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा? देखिए, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट है आपका महीने का, तो जब लास्ट पेमेंट करोगे ना उसमें से पूरे साल का टीडीएस काट लेना, ऐसे आपके प्रोविजंस कहते हैं। तो यहाँ पर है जो 55,000 रुपये हैं जून से लेकर आप मार्च करेंगे, तो अप्रैल मई 2 महीने हट गए, बाकी 10 महीने आ गए। उन 10 महीने का जो रेंट बनेगा उसमें से आप 5% होता है, कोविड में 3.75% है, और उससे मल्टीप्लाई कर आप बाकी का टीडीएस काटेंगे, तो वो बनकर निकलेगा 20,625। क्या आपका आंसर डिफर करेगा? मिस्टर एक्स विकेट द प्रीमाइसेस ऑन 31 दिसंबर। अगर वो 31 दिसंबर को विकेट करने वाले हैं तो वो 31 दिसंबर का जो रेंट होगा वो 7 महीने का जो बनेगा उसमें से टीडीएस काट के जमा कराएंगे। अगर मिस्टर वाई पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते तब क्या आपका आंसर होगा? देखिए, अगर आप पैन प्रोवाइड नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, और इस केस में जो है आपको 20% रेट पर टीडीएस काटना होगा। हालांकि 20% पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लेते हैं कि आपका लैंडलॉर्ड आपको पैन नहीं देता है, उस केस में आपने 55,000 से मल्टीप्लाई करा, 10 से 20% निकाला है 1,10,000। अब लास्ट महीने के रेंट से टीडीएस काटना है, और लास्ट महीने का रेंट कितना है आपका? 55,000। पैन नंबर दिया नहीं, टीडीएस का अमाउंट ज़्यादा आ गया, 55,000 रुपये है, तो 1,10,000 कैसे काटोगे? तो उस केस में आप 55,000 ही जमा करा दोगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जो आपका 1 महीने का रेंट है उससे ज़्यादा टीडीएस नहीं होगा। सिमिलरली दूसरे केस में जो है आप 55,000 की लिमिट लगा कर रखेंगे, 7 महीने वाले केस में भी 55,000 की लिमिट लगी रहेगी, जो 1 महीने का रेंट होता है, उससे ज़्यादा टीडीएस आप नहीं काट सकते। इलस्ट्रेशन 9 कहते हैं XYZ जो है पेमेंट कर रही है 28,000 रुपये की टू मिस्टर गणेश ऑन 2 अगस्त 2020 towards the fees for professional services, and another payment of 25,000 to him on the same date towards fees for technical services. Discuss whether the TDS provisions under section 194J are attracted. 194J जो है प्रोफेशनल का सेक्शन है, तो प्रोफेशनल का ये एक सेक्शन होता है, इसमें XYZ लिमिटेड पेमेंट कर रही है 28,000 की, मिस्टर गणेश को पेमेंट कर रही है 2 अगस्त को, ये प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट है, और एक और पेमेंट करी जा रही है 25,000 रुपये की टेक्निकल सर्विसेज के लिए। तो जो भी 194J में आप टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, रॉयल्टी पेमेंट करते हैं, जो भी आती है वो आप हर पर्टिकुलर सर्विस की अलग से चेक करेंगे कि 30,000 से क्रॉस हो रही है नहीं हो रही है। तो ये वाली सर्विस भी 30,000 से कम है, ये वाली भी कम है, तो 30,000 से कम तक तो बेनिफिट है, टीडीएस नहीं कटता है, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस विल बी मेड। सेक्शन 194J वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड। अब इसको लिखते कैसे हैं आंसर को, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। मैंने आपके साथ प्रोविजन डिस्कस कर दिए कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। अब लिखने का तरीका है वो सिंपल सी लिखोगे आप कि भैया टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194 वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड बिकॉज यस सिंस लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल फॉर फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस सेपरेटली। और यहाँ पर क्योंकि उन्हें और कोई पेमेंट नहीं करी गई है, हम एज्यूम कर रहे हैं पूरे साल में और कोई पेमेंट नहीं हुई है, उस केस में जो है दोनों ही चीज़ें जो है लिमिट से कम है और टीडीएस नहीं कटेगा। तो प्रॉपर फ्रेम कर आएंगे, सेक्शन नंबर का रेफरेंस डालकर चीज़ों को फ्रेम कर आएंगे। आप बच्चे नहीं हैं कि जिन्हें एक एक चीज़ पकड़कर सिखाई जाए। हाँ, एक क्वेश्चन में समझाया जा सकता है, हर क्वेश्चन में आंसर कैसे फ्रेम करना है पूछेंगे, दैट मीन्स कि यू आर नॉट अप्लाइंग योर माइंड।
जैसे लॉ की लैंग्वेज है वो इस क्वेश्चन में जो है वो अगले क्वेश्चन में होगी। अगर कोई टेबल फॉर्मेट में करना है तो वैसे ही होगा। आपको देखना है कि प्रोविजंस आपके दिमाग में कितने हैं, उसको कैसे आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं और कहाँ पर आप चूक रहे हैं, जिसे आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। मेहनत बहुत है, जी हाँ बहुत मेहनत है, और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत का मतलब सिंपल सा ये है कि स्टडी मटेरियल की रीडिंग लगाई जाए, चीज़ों को समझा जाए, क्वेश्चन पुटअप करे जाए, गूगल सर्च करी जाए, पास्ट ईयर सीएम में सीएस के मटेरियल में देखा जाए कि वहाँ क्या लिखा है, और लेक्चर्स का डेफिनेटली बेनिफिट उठाया जाए, जिससे आपकी बेसिक क्लियर होंगे। जब भी आप कोई नया मटेरियल पढ़ेंगे आपको चीज़ें मालूम होगी कि हमारी क्लास में डिस्कस हो चुकी है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस एंड इफ सो under which section. Also specify the rate of TDS applicable in each case. Assume that all payments are made to residents. मान लीजिए कि आप रेजिडेंट को ही पेमेंट कर रही हैं, तो उस केस में क्या होगा। ये सारे केसेस यहाँ गिवन है। चलिए करते हैं आगे, पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम थे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। मिस्टर गणेश एक इंडिविजुअल हैं और एक रिटेल बिजनेस में है, जहाँ उनका टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए है प्रीवियस ईयर 1920 का। और क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर ज़्यादा है तो ये पेयर भी हैं, इनको ऑडिट कराना भी ज़रूरी है। अब ये किसी को पेमेंट करेंगे इंडिविजुअल, तो इन्हें टीडीएस भी काटना होगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो काटना होगा। नेचर ऑफ पेमेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 5 लाख रुपये, एंड पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वलीश फॉर बिजनेस पर्पज 80,000 रुपीज़। तो ये अगर अपना पर्सनल कुछ काम करा रहे हैं तो पर्सनल काम में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप अपने घर का जो है ठेका दे सकते हैं, उन्हें 5 लाख 10 लाख की पेमेंट कर सकते हैं, आपको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा, भले आपका बिजनेस क्यों ना हो। हाँ, बिजनेस में पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटना होगा। तो यहाँ पर 5 लाख रुपये टीडीएस नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो कमीशन है उस कमीशन पर टीडीएस होना चाहिए, ठीक है ना। पर्सनल काम पर 194C में अट्रैक्ट नहीं होगा। और एक नया सेक्शन आ गया 194M, जो पर्सनल कामों के लिए भी होता है, बट उसमें जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा की लिमिट लगाई हुई है 50 लाख रुपए की, उससे एक्सीड नहीं होता, इसके लिए टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरे में कमीशन है तो 194H में अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा की आप कमीशन किसी को पे कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उस केस में आपको जो है टीडीएस काटना होता है, क्योंकि इनका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से एक्सीड होता है, जिसमें ऑडिट कराने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो है इन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा है मिस्टर राजेश, होलसेल ट्रेडर हैं, हुज टर्नओवर वाज 95 लाख रुपीज़ इन प्रीवियस ईयर 1920, तो इनको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में इनको टीडीएस भी नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको ऑडिट तो करवाना नहीं है, राइट। बट इन्हें नॉर्मल सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना। इनने सभी के लिए एक नया सेक्शन बना दिया 194M, और उसमें बोला कि भाई ऑडिट तुम्हें कराना हो नहीं कराना हो, पर्सनल काम हो या कुछ भी हो, अगर टोटल पेमेंट 50 लाख से भी एक्सीड हो गई, जैसे यहाँ पर हो रही है, रेजिडेंशियल हाउस की पेमेंट जो है 20 लाख 15 लाख 20 लाख, तो 20 20 40 प्लस 15 55 लाख हो गई है, उसका 194M सेक्शन रख दिया गया है, और वहाँ पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। 5% की रेट है वैसे, और अगर आप देखें तो कोविड में जो है इसको 3.75% कर दिया गया है 194M सेक्शन में। तो उस केस में आप चाहें तो रेट भी जो है कोड कर करा सकते हैं, हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट इसका क्या कहता है। मिस्टर सतीश सैलरीड इंडिविजुअल हैं, पेमेंट कर रहे हैं ब्रोकरेज फॉर बाइंग अ रेजिडेंशियल हाउस, तो 51 लाख रुपीज़ हो गया, 50 लाख से एक्सीड हो गया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 194M सेक्शन लग जाएगा। ऊपर वाले केस में जैसे लगा वैसे ही यहाँ पर लग जाएगा 194M। उसके बाद धीरज है, पेंशनियर है, 48 लाख रुपीज़ की है। तो अगर कोई पेंशनियर है तो डेफिनेटली वो बिजनेस तो कर नहीं रहा, नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे नहीं टीडीएस के। 194M में ज़रूर लग सकता है, बट 50 लाख से ऊपर की थ्रेशोल्ड पर लगेगा, जो कि यहाँ पर है नहीं, इसके लिए इन्हें टीडीएस नहीं काटना होगा। आगे देखेंगे और कौन कौन सी इलस्ट्रेशंस गिवन है। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, आप देखेंगे तो 122 पेजेस में आपका सिर्फ टीडीएस आ रहा है, और हमने पूरा इनकम टैक्स ही 122 पेजेस में करा है। तो समझ सकते हैं कि जो जो वर्ड्स मैंने बताए, लाइनें बताई है, वो एक एक वर्ड और एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप समरी बुक को पढ़ें तो उसकी एक एक वर्ड को जो है समरी बुक के आपको जो है इंपॉर्टेंट समझ कर ही पढ़ना है। कुछ भी मिस करेंगे दिक्कत होगी, क्योंकि वो समरी है ना, साथ में आपको इस बुक की रीडिंग भी लगानी है, वो आपका होमवर्क है। और इसमें से कोई एडिशनल बात पता लगे तो अपनी समरी में नोट डाउन भी कर लेनी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और मैं और कुछ नहीं बता सकता हूँ।
अगर मैं एक एक लाइन भी बुक की डिस्कस कर लूँ तो भी सारे स्टूडेंट्स 100% क्लियर नहीं होंगे जब तक वो खुद से नहीं पढ़ेंगे, और जितने खुद से पढ़ेंगे वो 100% पास हो रहे हैं। तो ये ट्रेंड मेरे को पता लग गया ना, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कि जिसने खुद से एफर्ट करे हैं, क्लासेस की हेल्प ली है, बट खुद एक्टिव होकर मदद ली है कि मुझे तो ये पढ़ना है, चलो यहाँ से पढ़ने मिल रहा है पढ़ लेता हूँ, बुक का पढ़ लेता हूँ, यहाँ से उधर उधर से पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब से और देख लेता हूँ, उसको तो करना है। क्लासेस लिए तो सवाल पूछ सकता हूँ, पूछ लेता हूँ, जवाब मिल जाएंगे, खुद से कर रही हैं। ये तो एक जरिया है, जो नोट्स मिल गए, जो वीडियो लेक्चर मिल गए, ये तो एक हल्का सा मीडियम है जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। कर तो आप खुद ही रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं कि आपको कोई करा दे, तो आप हमेशा इसी आस में बैठे रहेंगे हमें कोई करा दे, बस ये नहीं बन पाएंगे। और जैसे ही आपने शुरू कर लिया कि नहीं मुझे तो बनना है, मुझे करना है, मैं एफर्ट करूंगा, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार डबल एफर्ट करूंगा, ट्रिपल करूंगा, दोबारा पढ़कर देखूंगा, ढंग से पढ़ूंगा, स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, और बुक्स मंगाऊंगा, उससे पढ़ूंगा, पढ़ने की वो आगे कीड़ा है, तो हम जरिया बन जाएंगे आपको आपके एग्जाम्स क्लियर करवाने पे। मेहनत आपकी है। एन अमाउंट ऑफ 40,000 पे करा है मिस्टर एक्स को 2020 में जुलाई में टुवर्ड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एंड विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो वही 30,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट है, टीडीएस कटना था। एक और पेमेंट करी 50,000 की, ये भी ड्यू थी 28 फरवरी को, फ्रॉम विच 7.5% का जो है टीडीएस काटा गया। तो 10% का है और कोविड में 7.5% है, आपने काट लिया ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000। पहले 40,000 पर भी और बाद के 50,000 पर भी सेकंड जब पेमेंट करी उन पूरे पर जो है आपने टीडीएस काटा। पर 6750 को डिपॉजिट करा है 22 जून को, तो इसमें क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट होगा। इस 40,000 पर आपको टीडीएस काटना था जुलाई में, आपने काटा 28 फरवरी को, तो उस केस में कितना हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 8 महीने हो गए। जिस दिन आपको काटना था उस दिन नहीं काटा, तो वहां से आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 जुलाई से जो है आप काउंट करेंगे, 31 जुलाई जो है 1 महीना, फिर अगस्त का दूसरा तीसरा चौथा कर कर 8 महीने पूरे पूरे हो गए। अगर ये 1 मार्च होता तो फिर 9 महीने होते, पार्ट ऑफ द मंथ को पूरा महीना मान लेते, पर अभी जो है 8 महीने बन रहे हैं। तो 1% पर जो भी आपका टीडीएस बनता है 40,000 पर 3,000 रुपये, उसका 1% 1 महीने के हिसाब से 1% बनेगा 30 रुपये, 8 महीने का बनेगा 240 आपका इंटरेस्ट बन गया। और जब आपने टीडीएस काट लिया 28 फरवरी को, और 50,000 पर 28 फरवरी को काटना था वो भी काट लिया, पुरानी वाली पर भी काट लिया, तो 90,000 रुपीज़ को जो आपको पे करना था 7 मार्च तक, वो आपने पे नहीं करा, वो आपने पे करा 22 जून तक। 7 मार्च को काटना था, 7 मार्च को जमा कराना था, आपने नहीं कराया, तो 7 मार्च से 7 अप्रैल 1 महीना, 7 मार्च से जो भी 8 मार्च से 7 अप्रैल जो 1 महीना, फिर मई जून और जुलाई, 4 महीने हो गए। ये पता नहीं यहाँ पर क्यों लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर 5 मंथ्स, मुझे नहीं पता, 4 महीने हो गए। 7 मार्च से कितना हुआ, अप्रैल हो गया, मई हो गया, 7 जून हो गया, और क्योंकि फिर उसके बाद एक्सीड हो गया, 22 जून को पेमेंट करी है, पार्ट ऑफ द मंथ हो गया, तो 4 महीने हो गए, तो 4 महीने होगा ना। और क्योंकि आपने टीडीएस काट लिया, जमा नहीं कराया, तो 1.5% इंटरेस्ट कटेगा किस पर, पूरा जो टोटल अमाउंट है टीडीएस का उस पर 1.5% 1 महीने का, तो 4 महीने का कितना बनेगा वो यहाँ डाल दिए। ये पता नहीं 6 डालकर यहाँ क्यों लिख दिया, 5 मंथ्स का क्यों कैलकुलेट करा ट्रेसेस में। तो ये हमने कर लिया। नीचे चलेंगे नीचे चलेंगे नीचे चलेंगे, बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है, एक प्रोविजन में कई सारी लाइनें हैं, कई डिटेल्ड बातें लिखी हुई है, उतना हम नहीं कर सकते। इनकम टैक्स इतना वास्ट है कि अगर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करी जाए और एक्चुअली में प्रैक्टिकल केस स्टडी शेयर करी जाए, एक एक लाइन का मीनिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करा जाए, तो 1 साल में भी पूरा ये कोर्स नहीं हो। अगर हम 3 घंटे रोज़ के पढ़ें तो भी इतना बड़ा जो है इनकम टैक्स लॉ है, तो एक कहीं ना कहीं जो है हमें उसको समराइज़ कर कर वाइंड अप करना पड़ता है। और आपको गाइड कर सकते हैं हम, आपके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर मेहनत आप ही को करनी है। ये कुछ सीबीटी की क्लैरिफिकेशन भी आई थी, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इन क्लैरिफिकेशन को पढ़ें ताकि आप जो बेटर समझ पाएँ टीसीएस के प्रोविजंस को। क्या आप ये मेहनत करेंगे इस बुक की रीडिंग लगाने की, क्या आपसे मेहनत होगी, बताइए मुझे। तो इसी के साथ जो है काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है, पीछे समरी भी दे रखी है, और उसके बाद जो है टेस्ट योर नॉलेज है। टेस्ट योर नॉलेज भी करीब आप देख सकते हैं 4-5 पेजेस की है, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। इसको जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है।
और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल डू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, जिससे हमेशा ही 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसके लिए आपको सारा इनकम टैक्स आना चाहिए, तभी आप उसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।